हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज की टॉक शॉक में 2-3 अहम खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट हाउस में आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आए थे। क्यों आए थे? आसिफ बशीर चौधरी वहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने क्या देखा वो बताएंगे। साथ ही साथ आज पार्लियामेंट हाउस के सामने एक गार्डन का इफ्तिताह भी किया गया, बाग का इफ्तिताह भी है। वो बाग क्या है, उसका इफ्तिताह क्यों किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ एक तीसरी छोटी सी खबर है लेकिन बड़ी अहम खबर है कि मरियम नवाज शरीफ आज पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन राना आफ्ताब के पास गई। क्या बातचीत हुई वो भी एक अहम डेवलपमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके ऊपर भी दो लाइनें हम बात करेंगे। आसिफ बशीर चौधरी से खबर का आगाज़ करते हैं। आसिफ जी, आज आप पार्लियामेंट हाउस में थे, नवाज शरीफ साहब को सुना है बड़ी जप्फी शप्पी डाली आपने, हैं क्या कहानी है, क्यों आए थे, खैरियत से आए थे? ऐसा नहीं हुआ, जप्फी तो कोई नहीं डाली, सिक्योरिटी थी उनके साथ। वेलकम तो आपने किया नहीं उन्हें देखें, आज तकरीबन 7 साल बाद आए। वो 28 जुलाई 2017 को जब वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो उसके बाद फिर वो आज पार्लियामान आए हैं, तकरीबन 7 साल के बाद आए हैं। इससे पहले उन्हें नाअहल कर दिया गया था पार्लियामान के लिए, लेकिन आज वो आए, मेंबर की हैसियत से भी आए, और फिर उनके पहलू में उनके छोटे भाई भी थे जिन्हें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया था। तो आज उनका जो रोब, दबदबा, जाहो जलाल, उनकी तमकनत, उनके जो चलने का अंदाज, आप वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, शमशमा और तनतना जो था आज वो आज का दीदनी था, और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, और उन्होंने दुआएं भी दी पार्लियामान को और नेक तमन्नाएं आइंदा की हुकूमत के लिए की। बेसिकली उनकी आज पार्लियामानी पार्टी का इजलास था, मुस्लिम लीग। अच्छा, वैसे मुस्कुरा रहे थे, बॉडी लैंग्वेज क्या जी, बहुत मुस्कुराए भी और कॉन्फिडेंट भी नज़र आए, और बड़े तहम्मुल से बात भी कर रहे थे। सम टाइम सवालों के जवाब नहीं भी देते, लेकिन आज कुछ बातें उन्होंने की, उछाले कुछ जुमले, कुछ बताए ना, कुछ शेयर करें ना यार। उन्होंने कहा जी कि मैं समझता हूँ कि ये जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, इनको ये ओवरकम करेगी हुकूमत, और मेरी दुआएं और तमन्ना नेक तमन्नाएं जब राहदारी में। हाँ, और फिर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये की कि मेरी दुआ है कि किसी भी वज़ीर आज़म को जो है ना, वो उसके वक्त से पहले ना निकाला जाए। तो ये बात भी उन्होंने की, और नेक तमन्नाओं का और उसका किया, और इकॉनमी के ऊपर भी बात की कि इसके ऊपर भी इंशाल्लाह उस चैलेंज पे भी ये काबू पा लेगी हुकूमत, और इस तरह की। पार्लियामानी पार्टी का जो इजलास था, तो उसमें तो उन्होंने पार्लियामानी बड़ी लंबी चौड़ी बात की, और फिर वो पूरा कहानी कथा सुनाई कि मुझे किस तरह निकाल दिया गया था। अच्छा, मैंने एक बात गौर की है, नवाज शरीफ साहब ना अभी तक 2017 का जो झटका है ना, उससे बाहर नहीं निकले कि जी वो मेरी हुकूमत 2013 में आई थी, धरने शुरू हो गए, एक वही वो पुरानी कथा। भाई ऐसा हुआ है, ज्यादती हुई है एजाज इसमें ना, एक फितरी बात भी है। आगे चला गया, नहीं, इसमें एक फितरी बात, पाकिस्तान आगे चला गया, लेकिन बात यह है बेसिकली आज मियां नवाज शरीफ का दिन था। आपको बाजू से पकड़ के उतार दिया गया, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, करप्शन के मुकदमे बन गए, आप जेल चले गए, बेटी जेल चली गई, एग्जाइल में बीवी की डेथ हो गई, भाई के ऊपर पर्चे, भतीजों के ऊपर पर्चे, इनकी बहुओं के ऊपर, ख़ानदान की औरतों के ऊपर मुकदमात, बाकी पार्टी के ऊपर मुकदमात। तो वो सारा करबो बला जब आप झेल के आते हैं ना, तो ये एक फितरी अमल है कि आपको वो पिछली बातें जो है ना वो याद आती हैं। तो लेकिन आज मियां नवाज शरीफ का डे इसलिए मैं कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ ने वापस उन ताकतों को बता दिया कि देख लें, आपने हमें निकाला था, लेकिन फिर मैं आ गया हूँ, आपसे ही हाथ में लाके वापस आ गए। ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ, आई एम हेयर, मैं पार्लियामेंट में भी हूँ, और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई जो है वो मैं आज फिर इस पोजीशन में हूँ। मैं खुद भी बन सकता था, मैं डिस्क्वालिफिकेशन और वो निकाल भी चुका हूँ, मुकदमे भी बुक। अच्छा, वैसे आसिफ, आप समझते हैं कि उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया कि मैंने नहीं बनना? और मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनका अपना डिसीजन है, और वो समझते हैं कि ये डिसीजन इसलिए उन्होंने लिया कि वो समझते हैं कि जो हालात बने इंतखाबी नताइज के, उसके बाद वो अपने हाथ पांव शायद बंधे हुए महसूस कर रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस माहौल में नहीं आता, तो मैंने भाई को दे दिया। ये उनका ज़ाती डिसीजन है, क्योंकि वो मेरा ख्याल है जिस माहौल में काम करना चाह रहे थे ना, उस तरह के उनको एनवायरनमेंट नज़र नहीं आ रहा कि बनने जाएगा। क्योंकि बहरहाल जब आप इवन कारोबार में भी जब शराकत होती है ना, तो उसमें फिर गिले शिकवे, तो जब इत्तेहादी हुकूमत होती है, फिर वो आपके साथ मिनिस्ट्रीज़ में भी नहीं आ रहे, तो ये बड़ा एक फ्रेजाइल कंडीशन होगी इस हुकूमत की। लेकिन ये डिसीजन उन्हीं का था कि मैं नहीं हूँ, सारी पार्टी ने उन्हें इख्तियार दिया हुआ था, चाह रहे थे कि आप आएँ, लेकिन उनका नहीं, मैं नहीं आ रहा, मेरा भाई आ रहा। अच्छा, जो पार्लियामानी पार्टी की जो सिटिंग अरेंजमेंट थी ना, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि नवाज शरीफ सेंटर में बैठे हुए हैं, राइट साइड पे शहबाज शरीफ हैं, और लेफ्ट साइड पे ख्वाजा आसिफ हैं। इन मैनी वेज आल दो के सारे सिस्टम के जो सबसे बड़े होंगे वो नवाज शरीफ ही होंगे, प्राइम मिनिस्टर
शहबाज शरीफ होंगे और प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई बंदा अहम होगा वो ख्वाजा आसिफ होगा। आज की सीटिंग अरेंजमेंट एक बता रही है कि फ्यूचर की जो गवर्नमेंट का जो खाका है उसमें कौन कौन अहम होगा। अयाज सादिक साहब को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया स्पीकर का और वज़ीर आज़म के लिए। देखें आज तो वैसे तो तौसीक ही हुई है, फैसले तो इतने बड़े इजलास में फैसले वैसे भी नहीं होते, बस अनाउंस होते हैं, बातें तो उससे पहले चीज़ें हो चुकी होती हैं। बट मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, देखें आज से पहले ना मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी सियासत में ना मियाँ साहब के बाद सबसे अहम आदमी जो होते थे वो इसहाक डार होते थे, और वो दो वजह से होते थे। एक तो फैमिली मेम्बर हैं, शरीफ ख़ानदान के बंदे हैं, मियाँ साहब के समधी हैं, और दूसरा वो वज़ीर ख़जाना होते थे। इस दफ़ा उनके वज़ीर ख़जाना बनने के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि शायद वो ना बने, शायद वो बने, इसके ऊपर कुछ सवाल हैं। पहले क्लैरिटी होती थी कि अगर नून आएगी तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब थे आज। जी, इसहाक डार साहब भी थे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा उन्होंने लूज़ किया है, और ख्वाजा आसिफ जो हैं, ख्वाजा आसिफ पार्टी के बड़े मरकज़ी अहदेदार हैं, लेकिन उनका पार्टी में वो मकाम नहीं है जो इसहाक डार को हमेशा से ज़ाहिर है। वो नवाज शरीफ साहब के एक समधी होने की वजह से उनकी गैर मामूली अहमियत है। जी, गैर मामूली भी है, और फिर वो ख़ानदान में जो एक एहतराम का और उनके वो एक सिलसिला है, उसमें भी वो सीनियर पोजीशन पे आते हैं। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो अब ये थोड़ी सी जो है ना, इस हुकूमत में आप ये बात ज़हन में रखें कि इसमें जो, क्योंकि नवाज शरीफ खुद स्टीयरिंग पे नहीं है, तो जो शहबाज ग्रुप होगा ना वो आपको आगे मिलेगा, और मियाँ साहब और उनका जो ग्रुप है ना वो आपको पीछे मिलेगा। तो मियाँ साहब की जो टीम होती थी वो मियाँ साहब के साथ ही फ्रंट पे होती थी। अब क्योंकि स्टीयरिंग पे छोटे भाई हैं, गो के उन्हीं के हुक्म से आए हैं, सारे डिसीजन मेन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ करेंगे, लेकिन उनकी टीम शायद उतनी एक्टिव नहीं होगी वज़ीर आज़म के साथ, उनकी शहबाज शरीफ की अपनी टीम उनके साथ होगी। वैसे वज़ीर दाखिला के लिए भी बड़े दिलचस्प नाम चल रहे हैं, अगर कहें तो वो भी मैं आपको प्लीज़ बताएं ना। देखें, गो के राना सनाउल्लाह जो है ना वो इलेक्शन तो लूज कर गए हैं, कहते हैं एडवाइजर लगाना है, लेकिन उन्हें ना सेनेट में लाने का प्लान बन रहा है, और इट डिपेंड्स कि वो इस पे एग्री होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि बाज़ हल्के कह रहे हैं कि वो थोड़े नाराज़ हैं इस बात पे इलेक्शन हारने पे, और बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं। मैंने तो ये सुना है कि शुरू में उनको एडवाइजर लगाएंगे विदाउट और बाद में सेनेटर मुंतखब करेंगे। सेनेटर अभी हो जाने ना मार्च में। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बाद में ही होंगे ना, लेकिन एडवाइजर आ जाएंगे और इंटीरियर के एडवाइजर होंगे। इसके लिए एक बड़ा मजबूत नाम, जी याद हो आपको, रहमान मलिक जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो पहले उनको एडवाइजर ही लगाया गया था, मुशीर दाखिला। लेकिन ये है कि एहसन इकबाल का नाम भी इसमें बड़े ज़ोर शोर से लिया जा रहा था, लेकिन वो जो है ना वो मनसूबा बंदी और वो उस साइड के ऊपर ही रहना चाहते हैं, जो है वो डिफरेंट है, वो इस पे खुद को नहीं ज़्यादा। और वज़ीर इत्तलात के लिए मेरे ख्याल में अता तारड़ का नाम जी, अता तारड़ साहब ने आज जिस तरह ब्रीफिंग दी है और बता दिया, तो ये आप अनाउंस समझें कि वो वज़ीर इत्तलात हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चॉइस इसलिए है कि मीडिया को अवेलेबल रहते हैं, आप उन्हें फ़ोन करें वो उसी वक्त उठाएंगे, अगर फ़ोन नहीं उठा सकते आपको कॉल बैक करेंगे, अगर आपने मैसेज किया उसका जवाब देंगे, दिन को बात नहीं हो सकती रात को रिप्लाई देंगे। इससे पहले जो ऐसा होता था कि जो मुस्लिम लीग नून के बीट रिपोर्टर्स थे वो कई दिन अपने सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिलते थे। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया के साथ ना जो एक बहुत बड़ा गैप है इस्लामाबाद में खास तौर पे, वो शायद ब्रिज हो जाएगा। अता तारड़ एक बड़ी अच्छी इसमें इजाफा होगा। वैसे ना इस बात को पंजाब से जोड़ते हुए, आज ना पंजाब में मरीम नवाज गई थी ईवान के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास, राना आफ्ताब साहब के पास, और उन्होंने बड़ी पॉजिटिव उन्हें जेस्चर दिया। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी गुड कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास गई हैं, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी कहा कि मैं तो पहले आना चाहता था लेकिन हमें लॉकअप में रखा गया, तो फिर इन्होंने कहा जी मैंने बंदे भी भेजे, मैं चाहती थी आप आएँ, और फिर गुड नोट पे एंड हुआ, मुख्तसर सी मीटिंग कि मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मिल के चलूँ, मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी इनकी हूँ। तो गुड नोट। मुझे वो बेनज़ीर साहिबा याद आ गई। याद है आपको बेनज़ीर साहिबा जब वज़ीर आज़म बनी थी तो ये मियाँ साहब बेनज़ीर साहिबा के बारे में कोई अच्छा रवैया नहीं था इनका, शेख रशीद साहब और ये सारे मिलके नामुनासिब बातें करते थे, तो बेनज़ीर साहिबा उठ के आई थी। वो आप पार्लियामेंट जाए ना तो आज भी वो यादगार तस्वीर लगी मियाँ साहब से मिल रही है और सारे पार्लियामेंटेरियंस। अच्छा, और उसमें ना एक मैं ये कहूँगा कि इसमें जो मरीम साहिबा का जो अच्छा जेस्चर गया है ना, एक तो खुद भी इनकी थिंकिंग होगी। मैं देख रहा हूँ कि मरीम साहिबा के साथ ये जो परवेज़ रशीद साहब का मौजूद रहना ना, ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि परवेज़ रशीद एक उनका बैकग्राउंड है पीपल्स पार्टी का। बड़े कम लोगों को पता है कि परवेज़ रशीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एडवाइज़र थे KPK गवर्नमेंट के।
और स्टूडेंट लीडर के तौर पे और जुल्फ़िकार लेफ्ट के आदमी थे लेफ्ट के आदमी। और स्ट्रगल है उनकी। एजाज आज जो मरियम ने किया है ना, मरियम नवाज ने, वो एक बड़े लीडर वाला काम किया। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ भी जब इमरान खान गिरे थे इंतखाबी मुहिम उनके पे पास देखने गए थे, जी, फिर जी। जीतने के बाद उनके घर गए थे। और जो सियासी इख्तलाफात होते हैं ना, उन्हें ज़ाती इख्तलाफात में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आज ना एक बुरा वाक़या भी हुआ, वो हुआ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। एक खातून को बड़ा हरासा किया गया, गालम गलोच हुई, मारा धाड़ी कह लें, बड़ी ना जो है बड़े कबीदा खातर, वो बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, तो वो बड़े ऐसे मंजर थे जो अच्छे नहीं थे। मेरा ये ख्याल है कि ये जो लड़ाई झगड़े की जो सियासत है ना, अब इसे बंद होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये ख़त्म होगी, क्योंकि नेशनल असम्बली में भी एक ऐसा माहौल, शायद अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ, कि जो पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अक्सर ज़्यादातर नए हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बात करेंगे जिससे झगड़ा। और ये जो PMLN है ये भी अब तैयार है इस तरह के, जिस तरह आप देखें ना ट्विटर पे क्या होता था, पहले पीटीआई के ट्रोल्स आए, अब PMLN के ट्रोल्स हैं, अब यानी कि गलम गलोच की इनकी भी ब्रिगेड है। तो ये गंद पड़ेगा, अल्लाह करे कि गंद ना एजाज इसमें थोड़ा सा एक मैं तो देखता हूँ ना, नेशनल असम्बली में पीटीआई के दो फेसेस होंगे, एक उनका बड़ा मुदब्बराना और एक बड़ा जेन्युइन फेस होगा, एक्चुअल पॉलिटिकल फेस होगा, और वो होगा बैरिस्टर गोहर। जी हाँ, लेकिन वहाँ पे मरवत साहब भी हैं, और वो उनका वो फेस है 180 जो बिल्कुल ही यानी कि चीज़ों को जो है ना, वो आप देखेंगे टॉक शो में भी वो अटैक कर चुके हैं अपने कोलीग के ऊपर, जो अफनान पे। तो मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर गोहर एक ऐसा आदमी है जिसको हटाने की बात भी शायद इसीलिए हुई थी कि वो इतना डिसेंट है और इतना जो है क्योंकि पश्तून रिवायात का हामिल है, और बात की कहीं पे कहे हुए के मीनिंग भी जानता है और उस पर खड़ा होना भी जानता है। तो वो बड़ा एक अच्छा साइन है कि वो वहाँ पे अब जो है ना पार्लिमानी लीडर होगा, तो कम से कम उसके होते एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे फायर ब्रांड बंदे भी हैं बहुत सारे, तो काफ़ी हल्ला गुला, और फायर ब्रांड इधर भी हैं जी, फायर ब्रांड वो होते हैं जो बैकग्राउंड होता है। खैर, अब मुझे क्विकली बताएं कि आज एक बाग़े दस्तूर का इफ्तिताह किया गया है पार्लियामेंट लाजिस के सामने। ज़रा मुझे बैकग्राउंड ज़रा उसकी बताएं, कुछ थोड़ी सी मैं भी ऐड करता हूँ। यार एजाज, ये कोई अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, मुझे पर्सनली इसके ऊपर नहीं, इस अच्छी खबर में भी, इस अच्छी खबर में एक बुरी खबर है जी। अच्छी खबर तो खैर ये थी कि देखें, आइन के 50 साल मुकम्मल हुए थे तो लास्ट ईयर, तो उस पर बड़ा उसके तकरीबात हुई पार्लिमान के अंदर भी बाहर भी, और बड़ा उसको सेलिब्रेट किया गया कि हमारे एक इमरानी मुआहिदा है मुतफ़िका, उसके ऊपर हमें सेलिब्रेट करना भी चाहिए था। लेकिन उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी इस हवाले से कि जो 50 साल मुकम्मल होने के ऊपर जो है ना एक सारी अपनी फाइंडिंग्स दे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसमें रज़ा रब्बानी साहब की तरह के जय्यद लोग थे, तो उन्होंने कहा यार कि आप ना आइन के 50 साल मुकम्मल होने पे एक तो इसकी एक यादगार बनाएं आइन की, ठीक है। वैसे तो यादगार जाने वाले लोगों की या मरने वाले लोगों की या इस तरह के गए वाक़यात बनाई भी थी अहाते के अंदर, बट ये है कि एक बात अच्छी आई कि एक हो और लोगों को एक ब्रिज करें आप अपने डेमोक्रेसी के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और एक बाग बनाएं जिसका नाम हो बागे दस्तूर, और फिर उसके अंदर एक मोनूमेंट बनाएं जिसका नाम हो यादगार दस्तूर। तो इसकी बड़ी पजीराई हुई कि यार ये बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और हमारी जो शराय दस्तूर है पार्लिमान के बिल्कुल सामने जो एक लंबी रोड है, जो जिसके बीच में ऐवान सदर की बिल्डिंग है, साथ आपके कैबिनेट ब्लॉक है, दूसरी तरफ पार्लिमान है, पूरा आपका एक स्ट्रक्चर है आपकी स्टेट का, वो 3 पिलर्स जो हैं। तो वहाँ पे सारा नेशनल हेरिटेज है, आपके सारे मतलब फॉरेन ऑफिस है, FBR है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, उसके साथ ही सामने डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, हाई कोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सारी बड़ी PTV है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो ये सारे उसके ऊपर बिखरा हुआ है आपका सारा कुछ ना। तो एक तजवीज़ आई थी कि इस पर तो जगह नहीं है, तो ये जो पार्क है ना, इसको हम ले जाते हैं शाहराह दस्तूर का जहाँ पे एंड हो रहा है मार्गला रोड पे, वहाँ पे पहाड़ी के दामन में एक खूबसूरत सा पार्क बनाया जाए, लोग आएँ, फैमिलीज़ आएँ, वहाँ पे आइन की तारीख दर्ज हो, मोटे मोटे उसमें शिक्कें भी लोगों को थोड़ी बताई जाएँ जो उनसे रिलेटेड हों, और उसके अंदर एक तफरी का भी सामान हो और एजुकेशन का भी। लेकिन एजाज हुआ क्या, हुआ एजाज ये कि ये जब इसके लिए कमेटी ने विजिट किया
तो कमेटी ने आइडेंटिफाई किया कि यही एग्जैक्टली यही जगह जो मारगला हिल का दामन बनती है, और बड़ी खूबसूरत जगह आप देखें कि हम वहाँ से गुजरते हैं। मैं सामने ज़्यादा तो आसान कितना- करता हूँ ना, मैं आप लंबी बात मैं ज़्यादा आसान करता हूँ। शाराए दस्तूर जो है ये इसके ऊपर दो जो टेल्स है ना वहाँ पर दाखिल होने का जगह है शाराए दस्तूर पर। वैसे तो बीच में से भी दाखिल होने के दो रास्ते हैं, लेकिन दो टेल्स हैं, एक है मारगला हिल की तरफ से और एक है आपका फॉरेन ऑफिस की तरफ से या सेरीना की तरफ से कन्वेंशन कह सेंटर सकते की हैं। तरफ जी, से, ठीक है। जो दो कन्वेंशन सेंटर की अपोजिट है वो कोसार वहां पर है, ब्लॉक। कोसार ब्लॉक है, कोसार कॉम्प्लेक्स भी वहां पर जी। कहते हैं। अच्छा, जो एजाज सीनरी है ना, जो सीनिक ब्यूटी है, वो मारगला हिल्स वाली साइड जी हाँ। और अगर आपने कोई पार्क बनाना था ना तो उसके लिए कमेटी ने वहीं पे जाके हाथ रखा कि ये जो वैली है नीचे पहाड़ के, इसके ऊपर बड़ा मजे का पार्क और अवेलेबल है जगह, और पार्क ही सूटेबल है क्योंकि वो खुद नेशनल पार्क है, मारगला हिल्स नेशनल पार्क है। तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे पार्क बनाना है। तो अब पार्लियामेंट में आके बताया, उन्होंने स्पीकर को बताया, वो टेकअप हुआ। तो जब टेकअप हुआ तो ये स्पीकर थे असद कैसर? जी नहीं, ये स्पीकर थे राजा परवेज, लास्ट ईयर की बात है। अच्छा नहीं, ये लास्ट ईयर की बात है, लेकिन ये मामला असद कैसर के दौर से शुरू था। नहीं, बट जो जो पार्क कमेटी बनाने ने की बात है ना, नहीं, जो कमेटी बनाई गई थी ना, रजा रबानी साहब थे जिसमें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो बनी थी राजा परवेज अशरफ साहब। तो उन्होंने जब आके बताया, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप करें, इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी अप्रूवल लेते हैं। तो जब अप्रूवल के लिए वो मैटर गया तो उस पर एक इदारे का ऑब्जेक्शन आ गया। तो उन्होंने कहा जी कि इधर साथ हमारा भी दफ्तर है, तो आप जो है ना ये यहाँ पे ना बनाएं, यहाँ पे आम आदमी आएगा और तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ठीक नहीं है। तो अब क्या किया हमने कि 50 साल आइन के मुकम्मल होने पे हमारी जमहूरियत इतनी कमज़ोर है, इतनी मजबूत नहीं है कि शाराए दस्तूर पे एक पार्क बना सके। हमने क्या किया, हमने पार्लियामेंट लॉजिस के सामने जो एक ग्रीन बेल्ट थी छोटी सी, उसके ऊपर फिर बामरे मजबूरी हमने एक पार्क बनाया जिसका आज इफ्तिताह हुआ है, और उसी के अंदर ये यादगार बनाई है। तो ये यादगार जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के आइन, जो स्टेट और अवाम का एक इमरानी मुआहदा है, उसके वक़ार की अलामत होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली उसकी जगह के इंतखाब के लिए भी हम इतने वीक हैं, हमारी डेमोक्रेसी इतनी वीक है कि हम उसकी जगह का इंतखाब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली। और एक हमने उसको बस एक नजरिया ज़रूरत के तहत हमने उसे यानी कि बना हमारी दिया है। जमहूरियत जो है ना, हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारे जो इंटेलिजेंस इंटरेस्ट है उनके नीचे आ जाती है, नीचे भी आ जाती है और बहुत अभी वीक भी है। ये बड़ी वीक है। आसिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। टॉक शॉक को आपने मालूमात देनी हो तो talkshok777@gmail पे दीजिए हमें। एक हमारे देखने वाले मिराजुद्दीन उनका नाम है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप एक ईमेल कम से कम अपने टॉक शॉक में ज़रूर शामिल किया करें। हम जो इंटरेस्टिंग इश्यूज़ के ऊपर अपनी ईमेल आपकी सेलेक्ट करके वो भी आइंदा से कोशिश किया करेंगे, पढ़ा करेंगे। हमसे राब्ते में रहिए। प्रोग्राम अच्छा है या बुरा है उसके ऊपर कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक यू।